कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होने की। लेकिन आज की वो जो चिरपरिचित गर्म हवा है ना, वो नहीं है। बिल्कुल एक अलग ही दुनिया। हाँ, मतलब ये आज से कोई 20 या 25 लाख साल पहले का समय है। चारों तरफ बस बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तापमान इतना कम है कि नदियां तक जमने की कगार पर है। और सबसे डरावनी बात यह है कि बचाव के लिए शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है। सही कहा, न कपड़े और ना ही आत्मरक्षा के लिए बाघ जैसे नुकीले दांत या कोई मजबूत पंजे। तो ऐसे में एक इंसान जीवित कैसे बचेगा? आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अकल्पनीय संघर्ष को समझने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो बहुत ही खास है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज का एक बहुत ही व्यवस्थित दस्तावेज है। हाँ, और हमारा आज का मिशन सिर्फ इस स्रोत को पढ़ना नहीं है। हम इस टेक्स्ट को एकदम क्रमानुसार, मतलब सीरियल वाइज एक एक वाक्य करके डिकोड करेंगे, ताकि ये सिर्फ परीक्षा का रटने वाला डेटा ना लगे, बल्कि एक दिलचस्प कहानी बन जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दस्तावेज है ये कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये हमारी प्रजाति के उस शुरुआती समय का कच्चा चिट्ठा है जिसने हमारे आज के इस आधुनिक वजूद की नींव रखी थी। तो चलिए स्रोत के एकदम पहले बिंदु से शुरू करते हैं, जो है इसका परिचय। टेक्स्ट की शुरुआत ही एक बहुत विशाल तथ्य से होती है। इसकी समय सीमा, हाँ, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक। 25 लाख साल, मतलब आज के समय में हम 200 या 500 साल पुराने इतिहास को देख के ही इतने हैरान हो जाते हैं। 24 लाख साल की इस समय अवधि को तो दिमाग में बैठाना सच में बहुत मुश्किल लगता है। मैं समझ सकता हूँ। और इस विशाल समय अवधि को सीरियल वाइज समझने के लिए हमें स्रोत के अगले वाक्य पर ध्यान देना होगा, जो उस समय के भूगोल की बात करता है। समुद्र का जल स्तर भी आज के मुकाबले काफी नीचे था, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर पानी तो ग्लेशियरों में जम चुका था। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर स्रोत के अनुसार पूरी दुनिया एक डीप फ्रीजर बन चुकी थी, तो ऐसे जानलेवा मौसम में शुरुआती इंसान पनप कैसे रहे थे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब स्रोत में होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के विकास का जिक्र है। आम तर्क तो यही कहता है ना कि इतने कठोर मौसम में प्रजातियों का विनाश हो जाना चाहिए था। असल में विकासवाद या इवोल्यूशन का एक बड़ा ही रोचक नियम है। अत्यधिक दबाव ही सबसे बड़े बदलाव लाता है। जब आप एक ग्लोबल फ्रीजर में फंस जाते हैं तो आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो खत्म हो जाओ या फिर लड़ो। बिल्कुल, या तो आप खत्म हो जाएं या फिर खुद को इतनी तेजी से बदलें कि उस माहौल को मात दे सकें। होमो हैबिलिस और बाद में होमो इरेक्टस ने इसी चुनौती को स्वीकार किया। तो इस बर्फीले रेगिस्तान में जहां पेड़ पौधे बहुत सीमित थे, उन्हें मांस पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा होगा। हाँ, और शिकार के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए होमो इरेक्टस के सीधे खड़े होने की क्षमता पर जोर देता है। अच्छा, सीधा खड़ा होना मतलब 2 पैरों पर चलना? हाँ, अगर इंसान 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो जाए तो वो दूर तक फैले घास के मैदानों या बर्फीले इलाकों में अपने शिकार को या फिर शिकारियों को बहुत दूर से और बहुत पहले देख सकता है। ओ, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और 2 पैरों पर चलने का एक और फायदा भी तो हुआ होगा ना, मतलब उनके दोनों हाथ पूरी तरह से मुक्त हो गए होंगे। यही तो सबसे बड़ा गेम चेंजर था। हाथ मुक्त होने का सीधा सा मतलब था कि अब वे चीजों को पकड़ सकते थे, उन्हें ढो सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे औजार बना सकते थे। अरे वाह! और यहीं से स्रोत के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की शुरुआत होती है, जो उनकी जीवन शैली के बारे में है। टेक्स्ट एकदम स्पष्ट रूप से बताता है कि उस समय का मानव पूरी तरह से शिकारी था। हाँ, हंटर और फूड गैदरर यानी खाद्य संग्राहक। बिल्कुल। कृषि या पशुपालन जैसी किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई अनाज का गोदाम नहीं। हाँ, आज हम खेती करते हैं, चीजें स्टोर करते हैं, लेकिन उनके लिए हर दिन बस इसी जद्दोजहद में शुरू होता था कि आज का भोजन कहाँ से मिलेगा। और ये कोई आसान काम नहीं था। वे विशाल और खूंखार जानवरों के बीच रह रहे थे। उनका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से खाना बदोश था। वे बस वहीं जाते थे जहां शिकार जाता था। स्रोत में उनके आवास के बारे में जो लिखा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। गुफाएं, रॉक शेल्टर और नदियों के किनारे खुले आसमान के नीचे के ठिकाने। हाँ, ये उनका प्राकृतिक घर था। लेकिन नदियों के किनारे रहने वाली बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं सोच रही थी कि अगर मौसम पहले से ही इतना ठंडा था, बर्फीला था,
तो नदियों के पास ठंडी हवाओं के बीच खुले आसमान के नीचे रहना तो और भी खतरनाक रहा होगा ना? सुनने में ऐसा ही लगता है। पानी तो एक बुनियादी जरूरत थी ही, लेकिन टेक्स्ट के हिसाब से इसका एक बड़ा रणनीतिक कारण भी था। रणनीतिक कारण मतलब शिकार के लिए? बिल्कुल। उस समय नदियां एक तरह के सुपरमार्केट की तरह काम करती थीं। जंगल के बाकी जानवर भी तो अपनी प्यास बुझाने वहीं आएंगे ना। समझ गई। तो शिकार की तलाश में पूरे जंगल में दर दर भटकने के बजाय पानी के स्रोतों के पास घात लगाकर बैठना ज्यादा स्मार्ट तरीका था। एकदम सही। और इसका एक और फायदा था। नदियों के तेज बहाव में घिस घिस कर जो पत्थर किनारे पर आते थे, वे उनके लिए औजार बनाने का बेहतरीन कच्चा माल होते थे। मतलब पानी, शिकार और हथियार सब एक ही जगह पर। ये तो सच में बहुत स्मार्ट था। लेकिन शिकार की इस रणनीति के बाद स्रोत में एक और बहुत ही क्रांतिकारी बात लिखी है, आग का आविष्कार। हाँ, टेक्स्ट कहता है कि इसी काल के अंत तक विशेष रूप से होमो इरेक्टस द्वारा आग का नियंत्रित उपयोग शुरू हो चुका था। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए, प्राकृतिक आग तो जंगलों में बिजली गिरने से भी लग जाती है, लेकिन स्रोत में नियंत्रित उपयोग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत बड़ा दावा है। क्या हमारे पास सच में ऐसे ठोस सबूत हैं कि वे आग जलाना और उसे कंट्रोल करना सीख गए थे? हाँ, बिल्कुल हैं। और आपने सही कहा, नियंत्रित शब्द यहाँ सीरियल वाइज डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आग से तो जानवर भी डरते हैं और शुरुआती इंसान भी यकीनन डरते ही होंगे। तो उन्होंने उस डर पर काबू कैसे पाया? यही तो इंसान की खासियत है। जब उसने उस डर पर काबू पाकर जलती हुई लकड़ी को अपने शेल्टर तक लाने और उसे बुझने न देने की कला सीखी, तो वो एक अभूतपूर्व मोड़ था। और सबूत के तौर पर हमें क्या मिलता है? पुरातत्व खुदाई में हमें गुफाओं के अंदर राख के ढेर, जली हुई हड्डियां और पत्थरों के ऐसे गोल घेरे मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहां जानबूझकर अलाव यानी हर्थ जलाए गए थे। अरे वाह, ये तो किसी भी तकनीकी छलांग से बहुत बड़ा लगता है। क्योंकि अगर हम आग के महत्व पर गौर करें तो ये सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसके बहुआयामी फायदे थे। जैसे अंधेरी गुफाओं में रोशनी होने से उनके काम करने के घंटे बढ़ गए होंगे, और रात में जो बड़े जंगली जानवर उन पर हमला कर सकते थे, वे आग की लपटें देखकर दूरी रहते होंगे। और इससे भी बड़ी बात, जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, वो ये है कि आग ने इंसान के शरीर के अंदर एक पूरी बायोलॉजिकल क्रांति ला दी। बायोलॉजिकल क्रांति? वो कैसे? देखिए, आग का मतलब था पकाया हुआ भोजन। कच्चा मांस या सख्त जड़ों को चबाने और पचाने में हमारे शरीर की बहुत भारी ऊर्जा खर्च होती है। ये तो है। लेकिन जब इंसान ने खाने को भूनकर या पकाकर खाना शुरू किया, तो वो भोजन आसानी से पचने लगा। अच्छा, तो जो ऊर्जा पहले उनके पाचन तंत्र में खर्च हो रही थी, वो बच गई? बिल्कुल। जीव विज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये बहुत ही तकनीकी शब्द है। इसका सरल मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो जब हमारे पेट और आंतों को भोजन पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ी, तो वे आकार में सिकुड़ने लगे, और वहां से जो बेशकीमती ऊर्जा बची, उसका इस्तेमाल इंसान के मस्तिष्क को बड़ा और ज्यादा जटिल बनाने में हुआ। क्या बात है! मतलब आग ने सच में हमारे दिमाग को बड़ा कर दिया। हाँ, होमो इरेक्टस का दिमाग उनके पूर्वजों की तुलना में काफी बड़ा था, और आग ने उन्हें एक जगह अलाव के पास बैठकर साथ खाना भी सिखाया, जिससे शायद पहली बार एक सामाजिक ढांचे और शुरुआती संवाद की नींव पड़ी होगी। ये सब आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड ने उन्हें सीधे खड़े होने पर मजबूर किया, हाथों के मुक्त होने से शिकार आसान हुआ, और फिर आग ने उनके दिमाग को ही विकसित कर दिया। ये एक क्रमिक विकास की बहुत ही खूबसूरत चेन है। लेकिन स्रोत को आगे पढ़ते हुए एक सवाल जो लगातार मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि बिना नुकीले पंजों या भारी शारीरिक ताकत के इन शुरुआती इंसानों ने मैमथ जैसे विशालकाय और मोटे चमड़े वाले जानवरों का शिकार किया कैसे? और यहीं पर स्रोत के तीसरे बिंदु की एंट्री होती है, जो उनके हथियारों और औजारों के बारे में है। जब प्रकृति ने आपको जन्मजात हथियार नहीं दिए, तो आपको उन्हें खुद बनाना पड़ता है। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उनके औजार मुख्य रूप से पत्थर के थे, और टेक्स्ट में इन्हें बनाने की जिस तकनीक का जिक्र है, उसे कोर तकनीक कहा गया है। कोर तकनीक यानी एक बड़े पत्थर को काटकर उससे औजार बनाना। अगर मैं इस टेक्स्ट को सही से समझ पा रही हूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक नारियल को इस तरह से तोड़ना कि उसका एक बहुत ही नुकीला और धारदार टुकड़ा बाहर आ जाए। ये तुलना काफी हद तक सटीक है,
लेकिन ये बहुत रिस्की भी तो है। मतलब एक गलत चोट लगी और पूरा का पूरा पत्थर बेकार हो सकता है। बिल्कुल। तकनीकी भाषा में इसे सबट्रैक्टिव प्रक्रिया कहते हैं। सब्ट्रैक्टिव मतलब घटाना। हाँ, जैसे मिट्टी से बर्तन बनाने में आप चीजों को जोड़ते हैं, वो एडिटिव है। लेकिन एक पत्थर से औजार बनाने के लिए आपको उसमें से फालतू हिस्सों को हटाना यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये इंसान के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अद्भुत प्रमाण है। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव लीप। पर सिर्फ पत्थर से पत्थर टकराना इतना जटिल काम कैसे हो सकता है? ये सिर्फ टकराना नहीं था। जरा सोचिए, जब एक होमो इरेक्टस किसी गोल बेजान पत्थर को देखता था तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखता था। तो उसे क्या दिखता था? वो अपने दिमाग में पहले ही उस पत्थर के अंदर छिपे हुए एक औजार की तस्वीर बना लेता था। इसे हम मेंटल टेम्पलेट कहते हैं। ओह, मतलब काम शुरू करने से पहले ही दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार था। बिल्कुल। फिर उसे ये सटीक हिसाब लगाना होता था कि दूसरे पत्थर यानी हथौड़े से किस कोण पर और कितनी ताकत से वार करना है कि एकदम सही आकार का छिलका या फ्लेक बाहर निकले। इसमें तो ज्यामिति और भौतिकी की बुनियादी समझ शामिल है। हाँ, अनजाने में ही सही वे विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अब अगर हम टेक्स्ट में क्रमानुसार आगे बढ़ें तो स्रोत में इन औजारों के कुछ खास नाम भी दिए गए हैं, जैसे हस्त कुठार जिसे हैंड एक्स कहते हैं, खंडक यानी चॉपर और विदारणी मतलब क्लीवर। इन सब में हस्त कुठार का जिक्र और महत्व सबसे ज्यादा है। हाँ, टेक्स्ट में लिखा है कि ये नाशपाती के आकार का होता था। लेकिन नाशपाती का ही आकार क्यों? क्योंकि हस्त कुठार उस दौर का सबसे बेहतरीन आविष्कार था और इसका नाशपाती जैसा आकार इंसान की हथेली की बनावट के हिसाब से एकदम परफेक्ट यानी एर्गोनॉमिक होता था। अच्छा, ताकि पकड़ने में आसानी हो। हाँ, पीछे का जो भारी और गोल हिस्सा होता है वो हथेली में एक बहुत मजबूत पकड़ देता है और आगे का नुकीला हिस्सा किसी भी चीज को चीरने या काटने के काम आता है। मतलब ये एक तरह का मल्टीपर्पज टूल था। बिल्कुल। इसी एक पत्थर से वे जानवरों की मोटी खाल उतार सकते थे, मांस काट सकते थे और जमीन खोदकर खाने वाली जड़ें भी निकाल सकते थे। क्या बात है, एक तरह का प्रागैतिहासिक स्विस आर्मी नाइफ। सही का। लेकिन टेक्स्ट को सीरियल वाइज पढ़ते हुए यहाँ एक और जानकारी है जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। स्रोत कहता है कि भारत में जो औजार मिले हैं वो ज्यादातर क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने हैं और इसी वजह से इन इंसानों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब मेरी शंका ये है कि क्वार्ट्जाइट तो बहुत ही ज्यादा कठोर पत्थर होता है, उसे तोड़कर ऐसा सटीक आकार देना तो और भी मुश्किल काम रहा होगा। तो फिर उन्होंने चूना पत्थर या बलवा पत्थर जैसे किसी नरम पत्थर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो तो आसान होता ना। यही तो उनकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। कैसे? अगर वे नरम पत्थर जैसे चूना पत्थर का इस्तेमाल करते तो उसे आकार देना यकीनन आसान होता, लेकिन जैसे ही वे उससे किसी बड़े जानवर की सख्त हड्डी या लकड़ी काटते, उस औजार की धार तुरंत टूट जाती या भोंथरी हो जाती। ओह, तो वे टिकाऊपन चाह रहे थे। बिल्कुल। क्वार्ट्जाइट को तराशना भले ही बेहद मुश्किल काम था, लेकिन एक बार उसकी धार बन जाने पर वो बहुत लंबे समय तक तेज रहती थी। ये साफ दर्शाता है कि उन्हें कच्चे माल की यानी मटेरियल साइंस की गहरी समझ हो चुकी थी। कमाल है। क्वार्ट्जाइट मैन नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी आदिमानव की नहीं बल्कि बहुत ही सुलझे हुए इंजीनियरों की बात कर रहे हैं। वे अपने समय के इंजीनियर ही थे। तो अब जब हम उनके औजारों और जीवन शैली को टेक्स्ट के अनुसार समझ चुके हैं तो स्रोत के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यह हिस्सा भारत के विशाल परिदृश्य में उनके फैलाव के बारे में है। हाँ, भौगोलिक फैलाव हमें ये बताता है कि वे अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में खुद को ढालने में कितने सक्षम हो गए थे। टेक्स्ट में जो पहला नाम है वो है पाकिस्तान में स्थित सोहन घाटी। स्रोत के अनुसार यहाँ मुख्य रूप से पेबल्स यानी पत्थर के गोलों वाली संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। हाँ, वो इस संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। भीमबेटका इसलिए खास है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि उन्होंने प्राकृतिक आकृतियों का कितना बेहतरीन उपयोग किया। विंध्य पर्वतमाला की उन गुफाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, उन गुफाओं ने उन्हें न सिर्फ कड़ाके की ठंड और बारिश से बचाया, बल्कि ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें आसपास के जंगलों पर दूर से नजर रखने का मौका भी दिया। मतलब एक सुरक्षित किले की तरह। एकदम किले की तरह। इसके बाद स्रोत में बेलन घाटी का जिक्र है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ टेक्स्ट में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है कि बेलन घाटी में
पुरापाषाण काल के तीनों चरणों यानी निम्न, मध्य और उच्च तीनों के प्रमाण एक ही जगह पर मिलते हैं। ये पुरातत्व विज्ञान के नजरिए से सच में एक खजाना है। इसे हम स्तरीकरण या स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। स्ट्रैटिग्राफी, हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे एक परतदार केक की तरह समझिए। लेयर्ड केक। हाँ हाँ। जब नदियां हर साल अपने साथ नई मिट्टी और गाद लाती हैं तो वो पुरानी चीजों को ढक देती हैं। बेलन घाटी में जब गहराई में खुदाई की गई तो सबसे नीचे हमें लोअर पैलियोलिथिक के भारी और थोड़े भद्दे औजार मिले, और उसके ऊपर उससे थोड़ी ऊपर की परत में मिडिल पैलियोलिथिक के थोड़े बेहतर औजार मिले, और सबसे ऊपरी परत में अपर पैलियोलिथिक के धारदार और छोटे औजार मिले। अरे वाह, मतलब एक ही जगह पर लाखों सालों का क्रमिक विकास मिट्टी की परतों में एकदम एक किताब के पन्नों की तरह दर्ज है। बिल्कुल। बिना कार्बन डेटिंग के भी आप सिर्फ परतों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज पहले आई थी। वैसे कार्बन डेटिंग तो शायद इतने पुराने इतिहास के लिए काम भी नहीं करती होगी। सही था। कार्बन डेटिंग तो वैसे भी 50,000 साल से पुरानी चीजों पर काम नहीं करती। इतने पुराने इतिहास को खंगालने के लिए भूविज्ञान और मिट्टी की इन्हीं परतों का ही सहारा लिया जाता है। ये तकनीक सच में अद्भुत है। अब स्रोत के अगले पॉइंट पर आते हैं, जहां इसी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खोज का जिक्र है। मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा मानव की खोज। ये भारतीय पुरातत्व की एक ऐतिहासिक घटना है। टेक्स्ट कहता है कि ये भारत में मानव खोपड़ी का सबसे पुराना प्रमाण है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। हमें औजार तो पूरे देश में हजारों की तादाद में मिले हैं, तो फिर सिर्फ एक खोपड़ी के टुकड़े के मिलने से इतना क्या बदल गया? टेक्स्ट से इतनी बड़ी खोज क्यों मान रहा है? क्योंकि देखिए, औजार सिर्फ इंसान का कचरा या उसके द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। औजारों से हमें यह तो पता चल जाता है कि कोई बुद्धिमान जीव वहां था, लेकिन वो असल में दिखता कैसा था, उसके दिमाग का आकार क्या था, ये हमें कभी पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कारीगर तो था, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं थी। बिल्कुल सही। 1982 तक भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे पास शुरुआती इंसानों का एक भी शारीरिक अवशेष या फॉसिल नहीं था। अच्छा, तो हथनोरा की उस खोज के पहले हमारे पास सिर्फ उनके बनाए गए पत्थर थे? हाँ, हथनोरा में मिली उस खोपड़ी के हिस्से ने, जो कि होमो इरेक्टस की ही एक प्रजाति का माना जाता है, पहली बार भौतिक रूप से यह साबित किया कि भारत के मध्य भाग में शुरुआती इंसान रहते थे। ओह, ये तो उस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मिसिंग लिंक मिल जाने जैसा था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी पहेली सुलझ गई थी। अब बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई। स्रोत के इस भौगोलिक हिस्से में जो आखिरी नाम है वो है तमिलनाडु का अत्रिमपक्कम। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख स्थल है। हाँ, और इसका महत्व बहुत व्यापक है। मतलब उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी से लेकर एकदम दक्षिण में तमिलनाडु तक की ये पहुंच ये साबित करती है कि उस क्वार्टेजाइट मैन ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर मौसम और हर इलाके पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसमें एक मजे की बात बताऊं? हाँ, बताइए ना। अत्रिमपक्कम में जो हस्त कुठार मिले हैं, उनकी तकनीक काफी हद तक वैसी ही है जैसी उत्तर भारत या अफ्रीका में मिले औजारों की थी। अच्छा, इतनी दूर होने के बावजूद? हाँ, इसका मतलब है कि ज्ञान और तकनीक का किसी न किसी रूप में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैलाव हो रहा था। लोग या विचार यात्रा कर रहे थे। अरे वाह, ये तो इंटरनेट के आने से लाखों साल पहले का कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क लगता है। बिल्कुल वैसा ही। अब हम टेक्स्ट के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर आते हैं, जहां इस पूरे अध्ययन की शुरुआत का जिक्र है। स्रोत के अनुसार भारत में पुरापाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का योगदान अतुलनीय है। लेकिन जरा सोचिए, 1863, ये तो वो समय था जब दुनिया को मानव विकास के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। ये साल विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डार्विन की मशहूर किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में ही तो प्रकाशित हुई थी। मतलब उस समय दुनिया अभी भी यही मानती होगी कि मानव इतिहास सिर्फ कुछ हजार साल ही पुराना है। बिल्कुल। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कोई पुरातत्वविद नहीं थे, वे एक भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट थे, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। तो एक भूविज्ञानी ने इतिहास कैसे खोजा? उनका काम तो चट्टानों और खनिजों का अध्ययन करना था ना? क्योंकि उस समय के इंसानों के औजार भी तो चट्टानें ही थीं। मद्रास के पास पल्लवरम में सर्वे करते हुए फ्रूट की नजर लेटराइट मिट्टी के ढेर में दबे एक पत्थर पर पड़ी। एक आम इंसान के लिए वो सिर्फ एक बेजान पत्थर होता, लेकिन एक भूविज्ञानी की पारखी नजर ने तुरंत देख लिया कि प्रकृति किसी भी पत्थर को इतने सटीक नाशपाती के आकार में नहीं तराश सकती। मतलब उन्हें समझ आ गया कि ये किसी इंसान के हाथ का काम था। हाँ,
और उस एक हस्तकुठार की खोज ने भारत के इतिहास को सीधे लाखों साल पीछे धकेल दिया। क्या बात है। स्रोत की आखिरी लाइन भी इसी बात को समेटती है कि निम्न पुरा पाषाण काल पुरानी पाषाण युग का सबसे लंबा हिस्सा है। सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमने टेक्स्ट को सीरियल वाइज डिकोड करते हुए देखा कि कैसे 25 लाख ईसा पूर्व के उस भयंकर हिमयुग में, जब जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था, होमो इरेक्टस ने प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार किया। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। कैसे उन्होंने आग जैसी खतरनाक चीज पर काबू पाकर उसे अपना हथियार और बावर्ची दोनों बना लिया। कैसे उस क्वार्ट्जाइट मैन ने एक बेहद कठोर पत्थर के अंदर एक औजार की कल्पना की। और अंततः कैसे ये पूरा सफर भीमबेटका की गुफाओं और बेलन घाटी की मिट्टी के परतों में आज तक दफनन है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये एक बहुत ही लंबी, थका देने वाली और क्रूर सर्वाइवल की कहानी है। हम इंसान रातों रात इतने बुद्धिमान या विकसित नहीं हुए हैं। हर एक छोटी सी खोज के पीछे हजारों पीढ़ियों का संघर्ष लगा है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी स्रोत सामग्री को खंगालने और इतनी लंबी यात्रा को समझने के बाद क्या कोई ऐसा विचार है जो आपको लगता है कि हमें उस समय से लेके आज के समय के संदर्भ में सोचना चाहिए? एक विचार है जो लगातार मेरे जहन में घूम रहा है और मैं उसे जरूर साझा करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। अगर हम इस 24 लाख साल के विशाल कालखंड को देखें तो इंसान लगभग एक ही तरह के पत्थर यानी क्वार्ट्जाइट और उसी एक नाशपाती के आकार के हस्तकुठार का इस्तेमाल करता रहा। हाँ। तकनीक में कोई रातों रात बदलाव नहीं आया। पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन उन्होंने उसी एक बुनियादी औजार को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे और बेहतर बनाया। उनमें असीमित धैर्य था। हाँ, मतलब लाखों सालों तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम हर 6 महीने में एक नई तकनीक, एक नया फोन अपना लेते हैं। पुरानी चीजों को तुरंत फेंक दिया जाता है। ये तो है, आज हर चीज बहुत फास्ट है। तो उस क्वार्ट्जाइट मैन के असीम धैर्य को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या हमारी आज की ये अंतहीन जल्दबाजी, हर चीज को तुरंत बदल देने की ये आदत हमें दिमागी रूप से मजबूत और लचीला बना रही है? सोचने वाली बात है। या फिर हम बस उसी शुरुआती इंसान द्वारा रखी गई उस मजबूत नींव पर बहुत ही नाजुक और खोखली इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। 24 लाख साल का ठहराव और धैर्य बनाम आज की शताब्दी की ये तेज दौड़, क्या हम तेज भागने के चक्कर में अपनी गहराई खो रहे हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि तेज होना ही बेहतर होना है, पर इतिहास कुछ और ही सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को कुछ देर रुककर जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और इतिहास से सीखते रहिए।